हाँ तो बच्चा लोग, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन तक पढ़ लिया था। आज हम इस चैप्टर का लास्ट क्लास ले रहे हैं। लास्ट दो टॉपिक्स हैं, दोनों काफ़ी रिलेटेड टॉपिक हैं। एक एंगुलर इम्पल्स होगा और एक एंगुलर कोलिजन होगा। तो एंगुलर इम्पल्स का क्या मतलब है, समझिए बात को। एंगुलर इम्पल्स तो हो जाएगा, पहले मुझे बात बताइए, इम्पल्स याद है? लीनियर इम्पल्स याद है कि भूल गए उसको? इम्पल्स क्या यस था? सर। क्या था उसको मैं आज आई इंडिकेशन वेक्टर से एक्सिस। रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लीनियर इम्पल्स क्या था सर? इसकी डेफिनेशन थी आई वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एफ वेक्टर डी टी। डी टी एंड इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम वेक्टर, है ना? यस सर। हम लोगों ने इस इम्पल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी किया था। नॉर्मली जहाँ हम फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते थे, इम्पल्स वेक्टर के लिए क्या लिखते थे? इम्पल्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर वेलोसिटी। लिखते थे, है ना? तो ये इम्पल्स था। इसमें फिर एक होता था इंस्टेंटेनियस इम्पल्स, जिसमें ये फोर्स जो है ये डी टी बहुत छोटा हो जाता था, राइट? उसी के लिए हम लोग जनरली ये वाला तरीका यूज़ करते थे, है ना? अगर यस सर। बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लग रहा है तो ये वाला तरीका यूज़ करते थे। और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोलिजन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एंगुलर इम्पल्स, जिसके बाद क्या पढ़ेंगे? एंगुलर कोलिजन। तो एंगुलर इम्पल्स को आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जे वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? जे वेक्टर से। बिल्कुल सेम जैसी डेफिनेशन है, सेम सी ही डेफिनेशन है। एंगुलर इम्पल्स जो कि आपका जे वेक्टर है, ये कैसे डिफाइन होगा? ये डिफाइन होगा जे वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ वेक्टर डी टी। ओके, यस सर। एंड दिस विल इवेंचुअली बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। हम रोटेशन में जनरली इक्वेशन लिखते थे क्या? रोटेशन की इक्वेशन क्या लिखते थे? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लिखते थे। यस सर। अगर आई चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? टाउ इज इक्वल टू आई, क्या लिखेंगे? डेल्टा ओमेगा वेक्टर लिख सकते हैं, राइट? हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशन, दिस इज ओनली फॉर प्योर रोटेशन, राइट? बेटर इज कि वी यूज दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। और इंस्टेंटेनियस इम्पल्स के बारे में बात करें तो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर इम्पल्स जिसमें डी टी बहुत छोटा होगा, उसी के लिए हम लोगों को ये सब करने की जरूरत पड़ेगी, जुगाड़, राइट? अब ध्यान दीजिएगा, जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर इम्पल्स है उसमें फोर्स एक इंस्टेंट के लिए लगेगा तो एक ही पॉइंट पे लगेगा, फोर्स मूव तो करेगा नहीं। तो इसको हम ऑब्वियसली एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या? दिस इज इक्वल टू जे वेक्टर इज इक्वल टू टाउ डी टी तो था ही, लेकिन टाउ क्या था? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डी टी, यही हुआ ना? यस सर। ना, क्योंकि बहुत छोटे टाइम के लिए एक इम्पल्स लग रहा है, एक ही पॉइंट पे वो इम्पल्स लगेगा, इसलिए उस इम्पल्स का पॉइंट ऑफ एक्शन सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए आर वेक्टर कांस्टेंट होगा, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डी टी, दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, एंड दिस कैन बी डायरेक्टली बी इक्वेटेड टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, हाँ या ना? यस सर। सो ये हमारे एंगुलर इम्पल्स की कहानी है। ठीक है ना? आपको याद होगा ना वो वाला क्वेश्चन, हमने ऐसा कुछ किया था जिसमें एक ब्लॉक था, रस्सी लगी थी, एक और ब्लॉक था, बुलेट था, बुलेट आके इसके अंदर यस घुस सर। गया था, याद है कुछ कुछ? यस सर। इम्पल्स का ये वाला इक्वेशन यूज करके सॉल्व किया था। एंगुलर, मैंने बोला था मोमेंटम कंजर्वेशन से डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है, बट हम लोगों ने इम्पल्स का यूज करके इसको सॉल्व किया था पहले, है ना? यस सर। तो जो भी है, तो ये आपका एंगुलर इम्पल्स का थ्योरी हुआ। एक एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, कॉपी हो गया?
हुआ तो नहीं होगा, कर लो जल्दी 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 कॉपी कर लेंगे। Yes, sir. Done. हो गया। चलो फिर ये क्वेश्चन है जिसमें ये आपके पास एक गियर है, ये एक स्मूथ सरफेस पर है, ठीक है, और इसका आपको मास दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, रेडियस दे रखा है, ऑल अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। ये स्मूथ सरफेस पे इसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी इधर की तरफ, यू वेक्टर हमें नोन है। ये आगे जाता है, जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो क्या होगा, इसके जो गियर्स हैं, इस गियर के जो टीथ हैं वो इस सरफेस के टीथ के साथ इंटरलॉक हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। देख लो ध्यान से, समझ में आया? Yes, sir. आपको क्या बताना है? तो सर आपको बताना है कि अगर ये u वेलोसिटी से गया है आगे, तो टकराने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. ये क्वेश्चन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी कितनी है निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो भाई, सॉल्व करने के लिए मैं छोटा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। ऑब्वियसली मैं इतना खुचर पुचर नहीं करूँगा, ठीक है। इनिशियली ये एंगुलर सॉरी लीनियर वेलोसिटी u से जा रहा था, कोई एंगुलर वेलोसिटी इसके पास नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर जैसे ही ये यहाँ पहुँचा, एक इम्पल्स एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस तरीके से, हाँ या ना? Yes, sir. सो इससे क्या हो गया फाइनली, इसके पास वेलोसिटी हो गई v और एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा। और अगर आप फिर से दोबारा से इस एनिमेशन को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो रेस्ट पे आ जा रहा है, राइट? तभी तो इसका इंटरलॉकिंग हो रही है ना। Yes, sir. मतलब क्या है, यहाँ पे प्योर रोलिंग है, v कितना है, ओमेगा आर के बराबर है। ये तो सबसे पहली इक्वेशन बनी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अब मैं मोमेंटम की इक्वेशन लिखता हूँ। मोमेंटम की इक्वेशन क्या लिखूंगा, देखिए मैं लिखूंगा m u माइनस आई इज इक्वल टू m v। समझ में आया? Yes, sir. ये जो इम्पल्स लगा है इसने तो मोमेंटम में चेंज किया ना। इनिशियल मोमेंटम एम यू था, उसमें माइनस आई इम्पल्स लग गया, तो एम यू माइनस आई विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, राइट? Yes, sir. इसके बाद मैं लिखूंगा रोटेशन की इक्वेशन। रोटेशन के लिए मैं क्या बोलूँगा, यहाँ एक एंगुलर इम्पल्स लगेगा कितना, आर आई, राइट? Yes, sir. दैट विल बी इक्वल टू आई ओमेगा। अबाउट सेंटर ऑफ मास मैंने इम्पल्स का टॉर्क निकाला। कौन सा टॉर्क है ये, इम्पल्सिव टॉर्क है, सॉरी Yes, sir. इम्पल्सिव टॉर्क नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, एंगुलर इम्पल्स है ना। एंगुलर इम्पल्स लगा इसको, जिससे इसका ये कहानी बन गई। तो देखिए वेरिएबल कितने हैं, v है, ओमेगा है, राइट? Yes, और कोई sir. वेरिएबल है क्या, i है ना। Yes, sir. तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर, राइट? अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये i और ये i अलग है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लिखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखते हैं,
के, ये आई नहीं है, के है, ओके, कि के क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, कोई दिक्कत? नो सर। इस तरीके की बेकार की गलतियां हो सकती है ना, है ना, यस सर। तो थोड़ा ध्यान रखा जाए। सॉल्व हो जाएगा, करके दिखाओ, कॉपी करो और सॉल्व करके दिखाओ कि आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? यस सर। बेसिकली काफ़ी सिंपल से तरीके से इक्वेशन सॉल्व हो जाती है ना। बढ़े आगे, यस सर। इजी है ना, यस सर। ठीक है। तो इम्पल्स या एंगुलर इम्पल्स कैसे हैंडल करते हैं समझ में आया। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड। देखो, ये गियर था जो आगे जा रहा था वेलोसिटी u से, इस पर एक इम्पल्स लगा आई वेक्टर, जिससे क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी हो गई v, एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, राइट। तो मैंने एक काम किया, मैंने यहां पर एक एक्सिस सिलेक्ट करी। अब बोलोगे सर ये एक्सिस मैंने क्यों सिलेक्ट करी है, बताइए, बोलो। सर क्योंकि सर इम्पल्स उस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो। हाँ, इससे क्या हो जाएगा, दिस मीन्स जैसे मैंने ये वाली एक्सिस सिलेक्ट करी, मेरा जे वेक्टर कितना हो गया, जीरो, हाँ जीरो। या ना। यस सर। जे वेक्टर अगर जीरो हुआ तो मतलब क्या हुआ, जे वेक्टर जीरो हुआ मतलब कि आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रह गया, हाँ या ना। यस सर। यस सर। मतलब ये कि r टाइम्स एम यू इज इक्वल टू आर टाइम्स, कैपिटल एम था ना, एम वी प्लस के ओमेगा। यस सर। दिस मीन्स सीधे हम लोग लास्ट इक्वेशन पे आ गए कि नहीं आ गए,
Yes, sir. के टाइम्स ओमेगा कितना है, वी बाय आर, क्योंकि प्योर रोटेशन है, फिर प्योर रोलिंग है। सो आई हैव वी, वही सेम आंसर आ गया कि नहीं आ गया? हम्म, Yes, sir. आ रहा है ना? Yes, sir. यू अपॉन 1 प्लस के बाय एम आर स्क्वायर, राइट। बेसिकली के क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो आई बाय एम आर स्क्वायर को पता ही है, अक्सर यूज होता है ना। और यही आंसर उसमें भी आया था जब हमारे पास, हमने एक सिर्फ रोटेट, मतलब सिमिलर आंसर हमारे पास तब भी आया था जब हमने एक सिर्फ रोटेट करते ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन वाले सरफेस पर रख दिया था, फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, याद है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सिमिलर तरीका लगाया था ना, और सिमिलर आंसर ही आया था। Yes, sir. बस वहाँ पे हम लोगों ने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे दी थी, इसलिए आंसर ओमेगा के टर्म्स में था। अगर वहाँ पे हम लोग लीनियर वेलोसिटी दिए होते इसको शुरुआत में, तो उसका आंसर और इसका आंसर सेम आता, क्योंकि दोनों में अल्टीमेटली इक्वेशन तो हम यही लगा रहे हैं ना। Yes, sir. बस फ्रिक्शन वाला जो केस था वो स्लो प्रोसेस था, ये फास्ट प्रोसेस था। दोनों केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इनिशियल फाइनल सिचुएशन में, तो ऑब्वियसली फाइनल सिचुएशन दोनों केस में सेम ही बनेगी, राइट। आपको ये भी याद होगा उसका जो आंसर आया था वो म्यू से इंडिपेंडेंट आया था फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो Yes, sir. कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया है ना, एंगुलर मोमेंटम वाला, ये वाला, ये काफ़ी यूजफुल मेथड है, खासतौर से रोलिंग वाले क्वेश्चंस में कई जगह बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। हालांकि इससे पहले बेसिक वाला मेथड हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। चलो आगे बढ़ूं। Sir, 1 minute. Yes, sir. चलो फिर अब हम लोग आएंगे अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, कोलिजन विथ रॉड। Collision with rod. एक रॉड है, बॉल जाके इससे कोलाइड करेगी, तो ऐसा ही कुछ सीन बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. वो नहीं लगा, है ना? समझ में आई बात? Yes, sir. क्या क्या चीज़ निकालनी होगी, मान लेते आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी होंगी? इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी और इसका ओमेगा, तीन चीज़ें चाहिए होंगी ना। Yes, sir. समझ रहे हो बात को? Yes, sir. हम्म, तो वही वाली बात है, ठीक है। तो आखिरकार कोलिजन विथ रॉड में, या बेसिकली कहना चाहिए कोलिजन विथ एक्सटेंडेड बॉडीज, जहाँ ऑब्जेक्ट का साइज आप इग्नोर नहीं कर सकते हो और रिजिड बॉडीज की तरह उसे ट्रीट करना है, उन केसेस को हम कैसे हैंडल करेंगे। रॉड सिंपल केस है इसलिए रॉड पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए जरा, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। A rod of mass m and length L is hinged at one of its end. A ball of same mass collides with the rod at the other end elastically with velocity u. मतलब ये जाएगा velocity u से, इस रॉड से टकराएगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर टू रॉड, मतलब u जो इनिशियल वेलोसिटी रॉड के परपेंडिकुलर है, यहाँ जाके टकरा गया, राइट, है ना। Yes, sir. वी नीड टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन, ओके। समझ में आई बात? Yes, sir. यहाँ सिचुएशन कैसी बनेगी, यहाँ पर इस क्वेश्चन में और पिछले जो मैंने ऐसी एनिमेशन दिखाया था उसमें एक फ़र्क है, यहाँ पे एक हिंज है, राइट। इसलिए Yes, अगर ये sir. बॉल आके ऐसे Oscillation. टकराती है तो ये इस तरीके का मोशन करेगा, राइट। Yes, sir. फ़र्क है ना Yes, दोनों sir. में? Yes, sir. हम्म, फ़र्क है ना? तो क्या Yes, करना sir. चाहिए, देखो भाई, होगा क्या जब ये बॉल जाके इससे टकराएगी, होगा क्या, ये बॉल इस पर एक इम्पल्स आगे लगाएगी, ये रॉड इस पर एक इम्पल्स वेक्टर पीछे लगाएगा। क्यों? क्यों दोनों इक्वल क्यों होंगे? नहीं इक्वल करोगे तो न्यूटन अंकल गुस्सा हो जाएंगे, राइट।
यस तो उधर इम्पल्स लगा, इस पे इधर इम्पल्स लगा। इस इम्पल्स की वजह से इस हिंज के अबाउट एक टॉर्क लगा, जिसकी वजह से रोटेशन शुरू कर दिया, है ना? है ना? यस सर। क्या मैं यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ? मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा क्या? नेट फोर्स तो ज़ीरो नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? आई आई कैंसिल हो गया। लगेगा कि नहीं? अच्छा यस सर लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि एक हिंज है, हिंज भी तो फोर्स लगाएगा ना, राइट? यस सर। हिंज की सिर्फ एक ही क्या बोलना चाहिए, सिंगल पॉइंट एजेंडा है हिंज का, क्या? कि भैया इस पॉइंट को नहीं मूव करने देंगे हम, बाकी जो करना कर लो, राइट? यस सर। सो उसके लिए ये इम्पल्स लगा देगा। और ये इम्पल्स इधर भी लगा सकता है, ऊपर भी लगा सकता है। आई नो फॉर अ फैक्ट कि इस केस में से इधर लगाएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में वैसे भी कुछ हो नहीं रहा, है ना? सो यस सर। आई टू रहेगा सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। वैसे अपन को हमें मालूम है कि जब हिंज का फोर्स या हिंज का इम्पल्स हैंडल करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? इम्पल्स के दोनों कंपोनेंट राइट लिखने एंड में पड़ेंगे, नहीं है ना? लगाना। यस सर। यस सर। रॉड के केस में बेटर है कि एक कंपोनेंट रॉड के अलॉन्ग, दूसरा कंपोनेंट रॉड के परपेंडिकुलर कर दिया जाए, राइट? यस सर। ताकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स की या उस डायरेक्शन में रेडियल चेंज में काम आए और एक टेंजेंशियल चेंज में काम आए, राइट? तो जो भी है, ये लेकिन हमारे पास मुसीबत ये है कि क्योंकि इसने एक इम्पल्स लगा दिया, इसलिए हम टॉर्क, सॉरी, मोमेंटम मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा कंजर्वेशन। सकते। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? यस सर। यस। वाई? सर क्योंकि एनर्जी डिसिपेट ही नहीं कर रहा। क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। इलास्टिक है। कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन, राइट? यस सर। इसलिए अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू मानी है, बॉल की फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v2 मान ली है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी लेट से मान ली अपन ने ओमेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? हाफ एम यू स्क्वायर हाफ इक्वल टू एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। आई ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई में यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि आई में इम्पल्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या लिखता हूँ यहाँ पे? आई टू। हाफ सिंपली एम एल स्क्वायर बाय 3 लिख देता हूँ, है ना? यस सर। ओमेगा स्क्वायर, राइट? दो ही वेरिएबल है, वी और ओमेगा। इक्वेशन तो एक ही बनी अभी तक, दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखेंगे दूसरी। किसकी इक्वेशन लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। ये जो हमारा हिंज है, इसके अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। तो ये क्या बोलेगा? क्यों इसके अबाउट लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन? काम करेगी कि नहीं करेगी? सर नेट टॉर्क तो ज़ीरो है होगा तो। देखो, इस इम्पल्स का टॉर्क और इस इम्पल्स का टॉर्क काउंटर कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि यस दोनों सर। इक्वल हैं और सेम लाइन के लॉन्ग हैं, कपल हैं जिनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, राइट? यस सर। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज लिखेंगे तो वो काम करेगा। तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इनिशियल कितना था? एल टाइम्स एम यू इस डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू एल टाइम्स एम वी टू, तो अभी भी बच गया, यस सर। प्लस आई ओमेगा, यस सर। है ना? ये बन यस गया सर। आपका इक्वेशन 2, राइट?
है ना? Yes, sir. तो दो इक्वेशन है, वेरिएबल भी दो ही है, ओमेगा और V2, सॉल्व हो जाएगा आराम से, है ना? सर वो तो इलास्टिक बोल दिया इसलिए हमने एनर्जी लगाई थी। इलास्टिक एनर्जी कंजर्वेशन तो सिर्फ एक ही काम कारण से काम आ पाया ना, कंजर्वेशन Elastic collision. ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन। अगर सर इलास्टिक कोलिजन नहीं होता और कोई और तरीके का कोलिजन होता तो क्या करते? अदरवाइज क्या करते? हम्म? Angular collision use करते हैं. वो तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं यार। इम्पल्स, देखो जब हमने एंगुलर मोमेंटम लगा ना, आप इम्पल्स का टॉर्क लिख के भी करते तो यही इक्वेशन बनती दो स्टेप में। आप इस इम्पल्स का टॉर्क लिखते, Yes, sir. बोलते ये टॉर्क इज इक्वल टू आई ओमेगा, है ना? और इस Yes, sir. इम्पल्स का टॉर्क लिख के क्या बोलते हैं, एम यू एल माइनस ए वाला टॉर्क इज इक्वल टू एम वी टू एल, बनता है यही, अल्टीमेटली यही इक्वेशन बनती। Yes, sir. तो कोई कुछ नया नहीं मिलेगा आपको उससे। आपको याद होगा लीनियर कोलिजन को भी जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमें कहीं और से एक इक्वेशन की जरूरत पड़ी थी। हम हर बार एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा पा रहे थे, मोमेंटम कंजर्वेशन से सिर्फ एक इक्वेशन बनती थी। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आती थी? Work energy theorem. भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन से आती थी। भूल गए? भूल गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन था ना भाई। Yes, sir. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन हमने यहाँ अप्लाई किया नहीं, क्योंकि अप्लाई करने में मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? सर न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन कहता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वो मुझे वहां पे समझ में आता था क्योंकि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट थे, तो मैं एक की वेलोसिटी में से दूसरी की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देता था। पर सर यहाँ पर अगर मैं रॉड और बॉल के बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखूं तो किन दोनों पॉइंट्स के बीच में लिखूं सर? दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच में लिखूं, उस हिंज के साथ लिखूं, इस एंड के साथ लिखूं, किसके साथ लिखूं? समझ में आई बात? Yes, sir. तो देखो मैं आपको आंसर अभी बता दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का क्या होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन कहां पे लगाओगे? ये हमेशा कहां लगेगा? एट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, हमेशा वहीं पे लगेगा, ठीक है? मतलब आप इस पॉइंट के साथ ही ये इक्वेशन लिखोगे, ठीक है बेटा? तो मतलब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं इक्वेशन, मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज ओमेगा एल माइनस वी टू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यू माइनस जीरो। समझ में आया? Yes, sir. भाई डायग्राम में मैंने इसको यहाँ बनाया, असली में तो रॉड आगे होगा ना भाई, एनिमेशन में देख लो, असली में तो रॉड आगे होगा ना। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी ओमेगा एल माइनस वी टू इज इक्वल टू इनिशियली वेलोसिटी अप्रोच, ये रेस्ट पे था, ये वेलोसिटी यू से जा रहा था, तो यू माइनस जीरो, राइट? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, ई कितना है 1, तो ओमेगा एल माइनस वी टू इज इक्वल टू यू माइनस जीरो। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लग गया। ओके? Yes, sir. बात ये है कि सर ऐसे कहीं पे भी लगा सकते हैं क्या? हाउ डू वी नो कि इसी पॉइंट के साथ लगाना है? इलास्टिक कोलिजन का मतलब तो सिंपल सा बात ये होता है ना कि एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो बेटा अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँ ना तो मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ठीक है? इसी से मुझे पता चला कि हमको शायद इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन अप्लाई करना है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ही नहीं, किसी भी टाइप के कोलिजन में आप पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट्स के साथ लगाते हो। ओके बेटा? Okay, sir. ठीक है? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, ट्राई करके निकाल लो, 2 मिनट दे रहा हूँ।
सर आपका स्क्रीन थोड़ा हेजी आ रहा है। इजी आ रहा है। 2 मिनट में ठीक हो जाएगा बेटा, अब तो मतलब वैसा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। नहीं हो तो बताना। सर रिकॉर्ड ऑन किया है ना? अरे यार, हाँ ऑन है। कॉपी हुआ? यस सर। ठीक है, तो बाद में सॉल्व करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ रॉड इज नॉट हिंज्ड। मतलब बॉल गई, टकराई, और ये वाला सिचुएशन बना, राइट? यस सर। समझ में आया? सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस केस में हिंज नहीं है ना? तो इससे हमें थोड़ा नुकसान होगा। पिछले केस में हमें मालूम था हिंज के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, हमने चुपचाप टॉर्क इज इक्वल टू आई ओमेगा करके या एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा करके लगा दिया था, राइट? बट क्योंकि इस बार हमारे पास हिंज नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो भी क्यों है क्योंकि गिवन तो अभी भी यहाँ पे वेलोसिटी u है, पर फाइनल सिचुएशन में क्या क्या है हमारे पास? फाइनल सिचुएशन में हमारे पास जब यहाँ पर कोलिजन हो चुका है, उस वक्त हमारे पास इसकी वेलोसिटी v2 भी है, रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v1 भी है, और साथ ही साथ रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी है, राइट? यस सर। आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास तो पिछले केस में ही मूव कर रहा था, बिल्कुल सही बात है, पर वहां पे हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पता थी ना हमें, यस सर। यहाँ यस नहीं सर। पता है, राइट? इसलिए हमें ये सब कुछ कैलकुलेट करके निकालना होगा। तो क्योंकि 3 वेरिएबल हो गए, ऑब्वियसली कितनी इक्वेशन बनेंगी? 3 इक्वेशन बनेंगी, है 3 ना? इक्वेशंस। सो बनाते हैं। यहाँ पे मोमेंटम की इक्वेशन लगा सकता हूँ क्या? हम्म, बताइए। नो सर। बना सकता हूँ, क्योंकि हिंज तो है नहीं एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला। यस सर। एम यू इक्वल्स टू एम वी वन प्लस एम वी टू, विच मीन्स u इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू, राइट? है ना? यस सर। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। अब एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखने में एक झमेला हो जाता है, क्या? कि यार किस एक्सिस के अबाउट लिखें, ये भी तो सिलेक्ट करना है। यस सर। देखो कहीं कोई टॉर्क तो है नहीं, तो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट कुछ चॉइसेस हमारे काम को आसान बनाएंगी। अगर आप इस एक्सिस का लिखने जाओगे तो क्या है कि आपको, मतलब अगर आप इस एक्सिस का लिखने जाओगे तो सबसे पहले तो यार एक्सिस रॉड के साथ फिक्स है नहीं, वो तो हवा में ही है, तो यहाँ बनाओ बात बराबर ही है ऑलमोस्ट। क्या होगा अगर आप इस एक्सिस का लिखते हो तो यू विल फाइंड कि यार सर मेरे को सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम भी लिखना पड़ रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में भी मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ रहा है, मुझे बॉल का भी एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ रहा है ना? यस है ना? सर। तो ये वाला मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर या यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँ अपनी एक्सेस, तो मुझे कम से कम सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिखना नहीं पड़ेगा, राइट? यस सर। मुझे सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना होगा और रॉड का लिखना होगा और सॉरी और बॉल का लिखना होगा, राइट? कम से कम एक यस सर। एक्सप्रेशन कम हो जाएगा, एक टर्म कम हो जाएगी मेरे एक्सप्रेशन में, राइट? और तीसरी चॉइस है कि मैं यहाँ ले लूँ एक्सेस। इससे क्या होगा, मुझे बॉल का एंगुलर मोमेंटम लिखना ही नहीं पड़ेगा, ना पहले ना बाद में, है ना? यस सर। समझ में आई बात? यस सर। सो
कहने का मतलब ये है कि आपको समझ में आ रहा होगा ना कि मतलब मैं इन दोनों एक्सिस को अगर लिख के देखता हूँ तो कोई कौन सा फायदेमंद ज़्यादा होगा ये हमें चेक करना चाहिए, ताकि एग्जाम में हम अच्छा सेलेक्ट कर पाए, एक्सेस टाइम बचे, राइट। यस सर। तो इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, तो मैं पहले अबाउट ए लिखता हूँ। देखो यूज़ कोई एक ही होगा दोनों में से, दोनों यूज़ करोगे तो दोनों कोई कुछ नई सॉल्व नहीं होगा, नया इक्वेशन नहीं बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं ए के अबाउट लिखूँ तो इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, एल बाय 2 टाइम्स एम यू, इस तरफ है ना, बाहर की तरफ, यस सर। इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, इस इसका तो एल बाय 2 टाइम्स एम वी टू रहेगा ही रहेगा, है ना, बॉल का तो कोलिजन के यस बाद सर। भी। यस सर। प्लस रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखते हो मुझे रॉड के सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई सिंपली हैव टू राइट प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12 टाइम्स ओमेगा, राइट, यस सर। है ना। सो मैंने एम एल एम एल एम एल टू टू काट दिया, है ना। सो मुझे क्या मिला, मुझे मिला u इज इक्वल टू वी टू प्लस ओमेगा एल बाय 6, है ना। ठीक है, इक्वेशन बुरी नहीं है, मतलब दो वेरिएबल है वी टू और ओमेगा एल, दो वेरिएबल है ना यहाँ पे, और एक यस सर। नॉन अननोन है। अब अगर मैं बी के अबाउट लिखता हूँ इक्वेशन, तो मेरे को इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना ही नहीं है, ना पहले ना बाद में। आई विल ओनली राइट कि रॉड का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और रॉड का फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी सेम होने वाला है, मतलब जीरो होने वाला है, राइट। यस सर। सो आई विल सिंपली से जीरो इक्वल्स टू, क्या बोल सकते हैं बताइए, देखो सेंटर ऑफ मास का क्लॉकवाइज हो गया है, एल बाय 2 टाइम्स एम, पिछले केस में क्या था, सबके सब एंटी क्लॉकवाइज है, आप अगर डायरेक्शन चेक करोगे तो सबके सब एंटी क्लॉकवाइज है। इस केस में देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उधर है, आर इधर है, तो उसका क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो चुका है, राइट। एल बाय 2 टाइम्स एम वी वन क्लॉकवाइज माइनस एम एल स्क्वायर बाय 12 ओमेगा, राइट। सर ये बी के अबाउट समझ में नहीं आया। बी के अबाउट इसका लिखना ही नहीं है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम रॉड का कितना है, एल रॉड बाई के 12। सेंटर ऑफ मास का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है यस ना, सर। राइट। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसको भी यस मैं थोड़ा सर। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, दिस मीन्स, दिस विल मीन कि देखो भाई एम एल तो कैंसिल हो गया, ये 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल हैव वी वन इज इक्वल टू ओमेगा एल बाय 6, दिस इज इक्वेशन, ये भी इक्वेशन 2 ही मान लो, या तो इसको यूज कर सकते हैं या फिर इसको यूज कर सकते हैं, है ना। मेरे को एक चीज चेक करने का मन कर रहा है कि यार दोनों इक्वेशन एक ही बात कह रही है कि नहीं कर रही। तो देखो यहाँ क्या है, u माइनस वी टू इज इक्वल टू ओमेगा एल बाय 6, नाउ u माइनस वी टू इज v1, सो v1 इज इक्वल टू ओमेगा एल बाय 6, एक ही बात है ना दोनों, यस। यस सर। है ना। यस सर। कौन सा आसान है, ए आसान है कि बी आसान है, सर इक्वेशन सर कौन सी दोनों आसान ही पड़ी, ये। इक्वेशन तो बी की आसान बनी ना, ऑब्वियसली यस सॉल्व सर, करने तो में बी, डायरेक्टली हो जाएगा। लिखने में बी में कुछ नया नहीं है, आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज हुए, बस डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना था, वो तो आपको ए के अबाउट भी ध्यान रखना पड़ सकता है किसी क्वेश्चन में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके एक्सिस के सिलेक्शन से आपके इक्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटी में काफ़ी फर्क पड़ता है।
इस इक्वेशन के मुकाबले ऑब्वियसली ये इक्वेशन थोड़ा ज़्यादा सिंपल है ना। Yes, sir. यहाँ 3 टर्म है, यहाँ 2 टर्म है। 2 टर्म वाली इक्वेशन तो मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है बेसिकली, राइट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो 2 इक्वेशन तो बन गई। तीसरी इक्वेशन कहाँ से लाए हम? एनर्जी यूज कर सकते हैं, बट यार एनर्जी, मैं कोलिजन के केस में एनर्जी इक्वेशन लिखना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में काम करता है, ऊपर से स्क्वायर में चला जाता है वो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, राइट। Yes, sir. इसी के बदले कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए हमें? Velocity of separation equal to न्यूटन्स, v times velocity of approach. हाँ, लॉ ऑफ कोलिजन। ये क्या कहेगा? यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो कितना होगा? इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? v1 प्लस v2. ओमेगा l बाई 2 माइनस v2 इक्वल्स टू u। यस और नो? Yes, sir. इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? v1 प्लस ओमेगा l बाई 2 माइनस इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी सेपरेशन हो Yes, गया। sir. ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर है, u के बराबर है। ओके, Yes, sir. सो यहाँ पर मेरे को 3 इक्वेशन मिल गई। आई एम गोइंग टू यूज दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था? फाइनल वेलोसिटी v1 चाहिए मान लेते हैं, ओमेगा नहीं चाहिए मान लेते हैं। तो ओमेगा यहाँ पर है, यहाँ पर है, ओमेगा को एलिमिनेट करना है और मुझे v2 को एलिमिनेट करना है, राइट। तो यहाँ पर v1 माइनस v2 है, मतलब बेसिकली अगर ओमेगा को एलिमिनेट करना है तो ओमेगा l इज इक्वल टू 6v1 डाल दो यहाँ पे, ओमेगा तुरंत एलिमिनेट हो गया, राइट, है ना। Yes, sir. ओमेगा तुरंत एलिमिनेट हो गया। अब बचा किसको एलिमिनेट करना? v2 को। तो यहाँ पे RHS में v2 है, यहाँ LHS में v2 है, वहाँ प्लस, एक काम करो इसको LHS में लाओ और सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। Okay, sir. सिंपल है ना बात, कोई खास बड़ी बात तो है नहीं। डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या चाहिए, v1 चाहिए, v2 चाहिए कि ओमेगा चाहिए, यू कैन चेंज योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन, क्योंकि तीनों तो अल्टीमेटली है लीनियर। उसमें भी, इसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल हैं, इसमें भी सिर्फ दो ही वेरिएबल हैं, सिर्फ इसी में है तीनों वेरिएबल, है ना। Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. सो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बहुत लेंदी होने नहीं है, लेकिन इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्केरी क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। मतलब इस ये प्रोफाइल जिसमें ई के लिए कुछ और डाल देगा, ऑब्वियसली आपके लिए ज़्यादा आसान क्यों हो गया? क्योंकि मैंने दोनों का मास इक्वल कर दिया, इससे m हर बार कैंसिल हो जा रहा है, तो इक्वेशन का मैनिपुलेशन और ज़्यादा Yes, आसान हो जा sir. रहा है, राइट। Yes, बट sir. ठीक है यार, इतना तो मतलब करना पड़ेगा ना एग्जाम में और घर पे, और एग्जाम में भी अक्सर कैंसिल कराते ही हैं वो लोग। बस दोनों का मास इक्वल करने के जो इसका m इसका 5m कर देंगे, और क्या, है ना। समझ में आया? Yes, sir. तो मेरी तरफ से इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। कोई दिक्कत? चैप्टर फिनिश हो गया, तो कॉपी नहीं हुआ था। कॉपी कर लो। रिजिड बॉडी डायनामिक्स डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा है ना। Yes, sir. डिफिकल्ट सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा है, एंड ऑब्वियसली अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चंस बन सकते हैं। बट कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको जितना पढ़ा दिया, अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से ध्यान रखोगे, मैंने जो आपको एग्जाम्पल कराए हैं उन एग्जाम्पल को आप ठीक से रिवाइज करके एक बार प्रैक्टिस कर लोगे किसी भी बुक से, मॉड्यूल से, ठीक है, तो आई कैन इंश्योर कि एग्जाम में जो क्वेश्चन करने लायक होते हैं ना, वो कर लोगे, ठीक है, इस चैप्टर का। Okay, sir. अगर कोई ऐसे ही ऊट पटांग क्वेश्चन पूछने के लिए बैठ गया कोई एग्जाम, तो ठीक है यार, मतलब वो तो टारगेट भी नहीं ना अपना। Yes, sir.
अच्छा, कितने लोगों को ये चैप्टर बाकी की पूरी फिजिक्स जो आज तक पढ़ी उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? लेंदी है पर डिफिकल्ट कितने लोगों को लगा? एक्चुअली डिफिकल्टी इस चैप्टर में ये है कि आपने मैकेनिक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे सेंटर ऑफ मास तक, वो सारे के सारे तो यूज़ होते ही हैं, यस सर। है ना? और उन साथ के सारी साथ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर और यस सर। है ना? अगर वहाँ कोलिजन पढ़ा था तो यहाँ एंगुलर कोलिजन पढ़ो। कोलिजन में आपको दो ही क्वेश्चन लगानी पड़ती थी, यहाँ तीन लगाओ, है ना? यस सर। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो वहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते थे, यहाँ आर से मल्टीप्लाई करके एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। तो ऐसी बहुत सारी छोटी 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 चीज़ें हैं जिसकी वजह से चैप्टर ऑब्वियसली बाकी जो भी आपने मैकेनिक्स में पढ़ा था उन सबके सबमिशन से ज़्यादा है, और उतना टाइम तो एक चैप्टर को दे नहीं सकते जितना बाकी पूरी मैकेनिक्स को दिया है, इसलिए थोड़ा कमांड कई बार कम रह जाता है। बट अगर आपकी बाकी की मैकेनिक्स का कमांड बहुत बढ़िया है, अच्छा है, तो ये चैप्टर पे कमांड आ जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ था इस चैप्टर में। हमारे टाइम पे जो टेस्ट होते थे वो अलग अलग नंबर के होते रहते थे, अभी भी होते हैं। मैंने इस चैप्टर की सिर्फ क्लासेस की थी, एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मैं सॉल्व करना नहीं चाहता था, बस मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। बस सर ने मेरे को क्लास में जो पढ़ाया था मैंने वो अच्छे से पढ़ा था, घर में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया था। और उसके बाद एग्ज़ाम देने गया, टेस्ट देने गया, मैं बहुत डरा हुआ था कि यार इतना एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिना आया हूँ। मेरा 67 आउट ऑफ 70 है, मेरे पूरे 2 साल में इतने नंबर कभी नहीं आए थे, मतलब पूरे 11th क्लास में उस पॉइंट तक इतने नंबर मेरे कभी नहीं आए थे जितना इस चैप्टर में है। क्यों? क्योंकि बात सीधी थी, चैप्टर इतना डिफिकल्ट है कि नॉर्मली टीचर्स या एग्जाम्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन डालने से बचते हैं, ठीक है? यस सर। ऑब्वियसली अगर परेशान करने की इच्छा हुई तो इस बेस्ट चैप्टर परेशान करने के लिए भी यही है। लेकिन अगर आप जेई एडवांस को छोड़ दोगे तो बाकी जो जेई मेन हो गया या जो नीट हो गया वो अक्सर इस चैप्टर में डिफिकल्ट क्वेश्चन डालने से बचते हैं। जेई मेन ने तो एकदम ही कसम खा ली है कि पूछेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं पूछूंगा, ठीक है? यस सर। हालांकि ऐसा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन पूछता है वो। 50% क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछता है जेई मेन वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के होते हैं, ठीक है? इसलिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जनरली पेपर इजी मिलेगा आपको, कॉन्सेप्ट बहुत है, लेंदी बहुत है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आएगा जो एकदम अप्रोच के ही बाहर होगा, मतलब रीच की बाहर होगा। या तो इस चैप्टर के क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड बनते हैं, जो मैंने आपको करा रखे वही कुछ तरीके से घुमा फिरा के वही पूछा रहता है, नहीं तो एकदम नया बनाते हैं, तो ऐसा बनाते हैं कि उसके लिए फिर एकदम अलग ही थ्योरी पढ़नी पड़ जाएगी, ठीक है? सो इस चैप्टर को एक बेसिक लेवल पे मेंटेन कर लो, एग्जाम में नंबर जरूर आएगा। इवन जेई एडवांस में क्या होता है ना, जिस साल वो एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है उस साल एक इजी क्वेश्चन भी वो इस चैप्टर से जरूर पूछता है, ठीक है? यस सर। तो ऐसा नहीं है कि जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं सर, हमने इस चैप्टर को पढ़ा और आप इसमें डिफिकल्ट आ गया तो क्या करेंगे। अरे एक इजी भी आएगा कम से कम, कई बार ऐसा हुआ एक डिफिकल्ट 3 इजी, ठीक है? और लोगों की नज़र सिर्फ डिफिकल्ट में पड़ी हुई है, ओके? यस सर। तो इसलिए थोड़ा सा वो रहेंगे। हाँ, इस चैप्टर में जब जेई एडवांस कॉम्प्रिहेंशन पूछता है तो अक्सर तंग करता है, अक्सर। चलो फिर आगे बढ़े। यस सर। तो ये तो अपना